नमस्कार। मैं हूं निधीश त्यागी और आप हरकारा डीप डाइव पर। अ, एक तो शायद सूचना ये कि शायद आप हमारी शक्लें नहीं देख पाएंगे, हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे। ये हरकारा डीप डाइव है और श्रवण जी के साथ में है, जो कि एक लंबे ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। और ये एक ऑडियो पॉडकास्ट की तरह रिकॉर्ड किया जा रहा है। अ, और बुनियादी तौर पे आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, और ये कि ममता बनर्जी का हारना कितना तय है और जीतना कितना बड़ा चमत्कार, क्योंकि जिस हिसाब से जो उनकी चुनौतियाँ और मुश्किलें उनके सामने हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। वो चौथी बार वो अपना अपने पक्ष पे जनादेश लेने की कोशिश कर रही हैं। और इस चौथी बार में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार, सत्ता, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, ध्रुवीकरण, राजनीति के सारे तमाम अजीब गंदे खेल, अ, और दूसरी विपक्षी पार्टियां जो गैर भाजपा के जो दूसरे दल हैं, वो उन सब की भूमिकाएं किस तरह की रही हैं बंगाल में। और इसके बारे में तो इसलिए चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। और एक और बात ये भी है कि बंगाल में ममता बनर्जी के हारने का देश के लिए क्या मतलब है और उनके जीतने का देश के लिए क्या मतलब, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंबा ब्रेक लिया आपने, और जी, इसके जी। बाद हाँ, अब आप लौटे हैं तो मुझे ख्याल से नए ख्यालों के साथ और ऊर्जा के साथ हम लोग बात करेंगे। और तो इसके बारे में बंगाल को आप कैसे देख रहे हैं, इतने दिनों तक आप ब्रेक में भी रहे उसके बाद? देखिए बंगाल में जो हो रहा है वो बहुत ही अद्भुत है और अ, बंगाल में क्या पूरे देश में या किसी राज्य में पहले नहीं हुआ या लोकसभा चुनाव में भी जो हमने देखा इतने हाल के मोदी जी के आने के बाद भी 14 में और 19 में और 24 में भी देखा। ये इस तरह के हालात कभी हुए नहीं जिस तरह के बंगाल में एक जैसे अ, पलासी का युद्ध टाइप हो गया है। और वहाँ पर जिस तरह के मीर जाफ़रों की तलाश की गई और जिस तरह से जगत सेठों की तलाश की गई, तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी घटना बंगाल में होने जा रही है। और ये अगर मोदी जी या बीजेपी वहाँ सफल हो जाते हैं, तो कई चीज़ें हमको लगता है कि देश के स्तर पर होने वाली हैं और वो देश के लिए क्या उसके परिणाम निकलेंगे हम अभी से कह नहीं सकते। हमको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ममता इस समय हार भी सकती हैं जी। और उसके कई कारण हैं। अगर हम चीज़ों को पिछले रेट्रोस्पेक्ट में देखें, तो जो सवाल इस समय है कि ममता जीतेंगी कि नहीं, वो 2021 में भी था। जी। अगर आप 2021 के रिकॉर्ड्स उठाकर देखें चुनाव के, कोविड का टाइम था और मोदी जी वहाँ हज़ारों लाखों लोगों की रैलियाँ कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे, बजाय इस बात की चिंता किए बगैर कि कोविड का असर क्या होगा लोगों पर। और उस समय अमित शाह 200 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। जी। ये बात अलग है कि वो 200 सीटें मिली नहीं उनको और ममता जीत गई। पर इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि बीजेपी 2016 में उसके पास सिर्फ 3 सीटें थी, 3, और 2021 में 70 से ऊपर हो गई। मेरे ख्याल से शायद 76 हो गई या कितनी हो गई। जी। जी। और 2024 में अगर आप देखें कि जो सबसे बड़ा फ़र्क आया वोट शेयर में, वो बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ गया और बीजेपी ने जितने असेंबली सेगमेंट्स में उसकी लीड थी, वो 2021 के मुकाबले और बढ़ गई। जी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, वो ये बताती हैं कि बीजेपी ने जिस पोलराइज़ेशन की बंगाल में शुरुआत की थी,
वो पोलराइज़ेशन अब काफ़ी मैच्योर हो गया है और इसमें एक बड़ा फैक्टर ये है कि 2021 में कांग्रेस ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जी। पर ना तो राहुल ने और ना प्रियंका ने उस समय कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। हुँ, इस समय राहुल ने न सिर्फ अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, ममता पर जोरदार प्रहार भी किए। जी, जैसे मान लीजिए कि हुगली के श्री रामपुर में रैली में राहुल ने कहा कि ममता और मोदी एक ही हैं, मतलब दोनों में फ़र्क नहीं है और दोनों अमीरों के हितैषी हैं। फिर वो कहते हैं कि जाँच एजेंसियाँ उनके पीछे तो पड़ी रहती हैं, मतलब राहुल के, और कई स्कैम्स के बावजूद ममता को हाथ नहीं लगाती। तो जी, ये बड़ा वो एक अलग किस्म के हमले कर रहे हैं जो पहले कभी देखा नहीं गया। वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर 36, 38, 40 केसेस तो नहीं है ममता के ऊपर, जितने राहुल के ऊपर हैं। हुँ, नरेंद्र मोदी ने मेरा बंगला छीन लिया, लोकसभा की सदस्यता छीन ली। तृणमूल ने इतना भ्रष्टाचार किया, वो पूरा बंगाल जानता है। अब हम इसमें से ये जो निकालना चाहते हैं, वो ये 2-3 चीज़ें निकालना चाहते हैं। जी, वो ये निकालना चाहते हैं कि क्या राहुल ममता को बंगाल में हारते हुए देखना चाहते हैं क्या? और दूसरा ये कि ममता अगर हार जाती हैं, तो राहुल के खिलाफ क्या आरोप लगाने वाली हैं? मतलब क्या वो ये कहेंगे कि ये कांग्रेस के कारण हार गईं, या कांग्रेस क्या, राहुल क्या बंगाल में वही काम कर रहे हैं जो हम अरविंद केजरीवाल गुजरात में, गोवा में, हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ करते रहे हैं? जी, ये बड़ा एक डिसाइसिव फेज़ है। वो इसलिए है कि चुनाव प्रचार सेकंड फेज़ के लिए बंद हो गया है वहाँ अ, जी, बंगाल में, और कल उनके यहाँ परसों शायद 29 तारीख को सेकंड फेज़ का चुनाव है, जो कि बहुत ही क्रूशियल है। जी, अब हमको क्या इस नतीजे पर पहुँचने में जल्दबाज़ी करनी चाहिए कि ममता को राहुल हराना चाहते हैं, कि ममता अपने खुद के कारणों से हार रही हैं या हार सकती हैं? जी, जैसे ममता ममता के खिलाफ इस समय जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जी, एक तो उनके खिलाफ घोर एंटी इनकम्बेंसी है ममता के खिलाफ, जी, जो 2021 में उतनी नहीं थी। जी, पिछली बार क्या था कि हिंदू सिर्फ नाराज़ थे और उसको मुसलमानों के जो अल्पसंख्यकों के वोट थे या वोट बैंक है, करीबन 27 से 30% उसने कॉम्पेंसेट किया था। जी, इस बार क्या हुआ है कि बीजेपी ने हिंदुओं की नाराज़गी को तो बढ़ा दिया है और मुसलमानों को भी तोड़ दिया है। मतलब अगर जी, आपने देखा कि जी, जो बाबरी मस्जिद को खड़ा किया बीजेपी ने, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ हुमायूं कबीर को लेकर, उनको कहते हुए सुना गया कि 1,000 करोड़ रुपए उनको मिले हैं बाबरी के लिए। ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं, तो मुस्लिमों को अगर बीजेपी ने अलग कर दिया ममता से किसी भी हद तक, चाहे 30% में से 10%, 12%, 13% को कर दिया है, और हिंदुओं की नाराज़गी भी बढ़ गई है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो अ, मतलब एंटी इनकम्बेंसी, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम,
नाराज़गी तमाम फैक्टर्स मिलाकर अगर काम करें और ये देखें कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में लोकसभा चुनाव में जो वोट शेयर का फ़र्क था वो केवल 7% था, 7%। जी, जी, मतलब अ, इनको 46% थे टीएमसी को और बीजेपी को 39% के करीब थे। एक और जो बड़ा फैक्टर है जो अगर आप बारीकी से ऑब्ज़र्व करें, तो बीजेपी ने वहाँ जो चलाया है, वो ये चलाया है और शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे हैं इस चीज़ को लोगों को कोट करते हुए, हिंदुओं के बीच में ये चल रहा है कि अगर ममता जीत गई तो प्रदेश में हिंदुओं का सफाया हो जाएगा। अब जो मैंने बात शुरू की थी, वहाँ पे आता हूँ कि राहुल क्या बीजेपी को जिताना चाहते हैं कि ममता को जिताना चाहते हैं? और वो स्ट्रैटेजिकली ममता का विरोध कर रहे हैं। मैं इसमें ज़्यादा ये चीज़ देखता हूँ कि राहुल स्ट्रैटेजिकली विरोध कर रहे हैं। वो ममता को हराना नहीं चाहते हैं। मैं ये देख रहा हूँ। उसका बेसिक रीज़न मैं ये पाता हूँ कि कांग्रेस ये चाहती है कि जो नाराज़ हिंदू वोट है ममता से, वो बजाय वोट डालने नहीं जाए या मोदी को वोट डाले या नोटा में जाए, उसके बजाय कांग्रेस को वोट दे दे। पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर ये कि जो मुस्लिम नाराज़ हैं ममता से और जो हुमायूं कबीर और ओवैसी जैसे फैक्शंस के साथ जाना नहीं चाहते हैं, वो कांग्रेस में अपना वोट डाल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी को फ़ायदा नहीं होना चाहिए ममता के प्रति हिंदुओं और मुसलमानों की नाराज़गी का, और उसको राहुल कांग्रेस के को एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर बंगाल में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब वो शार्प पोलराइज़ेशन की बजाय एक तरह का डिफ्यूज़ हो जाए वो थोड़ा जो एग्जैक्टली, वोटिंग एग्जैक्टली, डिफरेंस। एग्जैक्टली। जी, जी, तो जी, मैं इसमें मतलब आई वुड नॉट लाइक टू एट्रीब्यूट दिस सेइंग कि राहुल डेलिबरेटली ममता को हराना चाहते हैं, क्योंकि राहुल के भाषण हुगली में हो या शहीद मीनार का हो, उस पर रिएक्ट नहीं किया है तृणमूल कांग्रेस ने। जी। मतलब ये नहीं कहा है कि राहुल बीजेपी से मिले हुए हैं या मोदी की मदद कर रहे हैं। दूसरा ये कि 125 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने की वो ये कि 125 सीटें ऐसी है जहां अ, मतलब जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, जो मुस्लिम्स उसको प्रभावित करते हैं, मतलब 30% मुस्लिम्स हैं, और इनमें से 100 सीटें टीएमसी को ममता को मिलती रही हैं। जी, अब ये इलाके जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, साउथ और नॉर्थ 24 परगना, बर्धमान, हावड़ा, ये तमाम इलाके हैं। तो इसीलिए आप पाते हैं कि जो मुर्शिदाबाद है इस समय कितना हॉट पॉइंट हो गया है लड़ाई का, कि वहाँ ये हुमायूं कबूर का भी इलाका है वो, और अधीर रंजन का भी इलाका है वो, और वहाँ पर 22 सीटें हैं, और 2021 में ममता को 22 में से 20 सीटें मिली थी जी। और बीजेपी को 2 मिली थी। हुँ, हुँ। पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने इतना गेन कर लिया वहाँ कि 14 असेंबली सेगमेंट्स में वो आगे हो गई। कांग्रेस 4 में हुई, टीएमसी 14 में रह गई, मतलब 20 के बजाय 14 में रह गई, और कांग्रेस 4 में और बीजेपी 3 में और सीपीएम 1 में। जी,
तो हम जिन चीज़ों को देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि मतलब 2024 में ही बीजेपी करीबन 92 सीट्स में असेंबली सेगमेंट्स में आगे थी लोकसभा के। जी, तो अब हम पूरे मामले को इस तरह से देखना चाहते हैं, 2 तरीके से देखना चाहते हैं कि ये बीजेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन इसलिए है कि अगर अ, इस बार नहीं जीते तो बीजेपी फिर कभी जीत नहीं पाएगी। और बीजेपी इस समय 2029 की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि अगर आप जी। देखें कि अ, 2024 में उसकी सीटें लोकसभा में 12 रह गई थी। हालाँकि हुँ, वोट हुँ। शेयर बढ़ा पर लोकसभा में सीटें 12 रह गई। जी, तो ये इलेक्शन जो है बंगाल का, मैं इसमें तमिलनाडु को जोड़ नहीं रहा हूँ और केरल को नहीं जोड़ रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट इलेक्शन हो गया है कि बंगाल को जीतना बहुत ज़रूरी है अ, मोदी जी के लिए और अमित शाह के लिए। लोकसभा के लिए भी बहुत ज़रूरी है और विपक्ष को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये जीत अगर इस समय नहीं हुई, जी, तो इसमें क्या दिक्कत है कि ये इसका असर मोदी जी की प्रॉस्पेक्ट्स पर 2029 पर पड़ेगा, अगर बीजेपी हार जाती है तो। जी, और उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। और मोदी जी इस समय जिस चीज़ की तलाश में हैं, वो ये है कि आप देखें अगर देश के बाहर छोटे-छोटे देश मोदी जी को इस समय हरा रहे हैं। मतलब इंटरनेशनली आप देखें कि जी, पाकिस्तान जिस तरह से हावी हो रहा है पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसको आप आतंकवादी बताते हैं, जो 25 करोड़ का देश है, वो 140 करोड़ के देश पर हावी हो रहा है। जयशंकर ने उसको दलाल कहा था जब वो मीडिएशन की बात आई थी ईरान और अमेरिका के बीच में। तो ये जो इलेक्शन है, ये मोदी जी को ये बताने के लिए ज़रूरी है कि वो हार नहीं रहे, जीत रहे हैं देश में। और एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए। और आपने देखा कि जो महिला विधेयक क्यों लाया गया, मतलब अगर जी, आपने गौर किया हो, वो इसीलिए लाया गया, ये जानते हुए कि वो हारने वाले हैं, उनके पास इतने लोग नहीं हैं, उनके पास टोटल 293 हैं, विपक्ष इतना मजबूत है, 360 नहीं है, उसके बावजूद वो लेके आए हारने के लिए, कि उसको इशू बनाकर जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया राष्ट्र के नाम, उपयोग किया पीछे तिरंगा झंडा लगाकर, और बंगाल में उसको इशू बनाया। जी। एफआईआर में करीबन 90 92 लाख लोगों के नाम काटे हर गए। 10वाँ लगभग हर 10वाँ बंगाली जो है पश्चिम बंगाल में वो हटा दिया गया है। हटा दिए, हर 10वाँ व्यक्ति। और हर हाँ, जो 10वाँ व्यक्ति है वो ज़्यादातर टीएमसी के ज़ाहिर तौर पे ये बात साफ-साफ कही जा सकती है कि चुनाव आयोग तो दरअसल ममता सिर्फ़ इस पॉलिटिकल फ़ॉर्मेशन या स्ट्रैटेजी का चुनाव नहीं है, दरअसल चुनाव ममता बनाम बाकी सब कुछ का है, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग एसआईआर हाँ, हाँ, तो पैरामिलिट्री पैरामिलिट्री सबके खिलाफ चुनाव लड़ रही है और ये ठीक है कि वो चौथा चौथा जनादेश प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं और फिर जो है जैसा कि हमने विपक्ष की भूमिका के बारे में बात की जो जो मतलब कांग्रेस और लेफ्ट वालों का जो उनका उनका जो रोल रहा है इसको लेकर तो बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ तो हैं, पर भाजपा की जीत का मतलब ये है देश के लिए शायद कि अब इसके बाद चुनाव शायद अब इस तरह से ही होना उसको सही और उचित, जो उचित समझो कर दो, तो वो मान लिया जाएगा कि अब ये इस तरह से चुनाव लड़े जा सकते हैं और जीते जा सकते हैं। उसके बाद फिर एक तरह से विपक्ष मुक्त भारत की बड़ी शुरुआत यहाँ से हो सकती है, ऐसा नहीं, लगता है। जो उचित समझो वो करो, नहीं जितना अनुचित हो सकता है वो सब करो, ऐसा है। वही, वही उचित के नाम पर ही क्योंकि
अगर थोड़ी-सी भी गैरत होती चुनाव आयोग में, तो वो मोदी जी के भाषण पे सवाल उठाता कि आप कांग्रेस का नाम क्यों दे रहे हैं? आप महिला आयोग उस पे बात कर रहे हैं। तो जिसमें शायद 53 बार उन्होंने उस भाषण में कांग्रेस को कोसा, जो राष्ट्र के नाम संबोधन में चुनाव के बीच में जाके इस तरह से हाँ, सरकारी मतलब खर्चे पे। तो ये हर जो एक तरह ह की जो हाँ, मतलब हर हर मिनट में 2 बार उन्होंने, मतलब 29 मिनट में 58 बार या 59 बार जी, या तो कोसा वो उन्होंने। नैतिक जो भी सही आचार संहिता है, जो उसका तो उन्होंने 12 बजाए, पर एक तरह की वो पर पर बिना ए अश्लीलता एक अश्लीलता से बाज नहीं आते एक वो। हाँ, और इसमें केवल 2 चीज़ें हमको गौर करना है आखिर में, अपनी बात को जी, हम जी, अगर जी, समेटना चाहें, तो वो ये कि इतने सब के बावजूद अगर ममता जीत जाती है, तो आप उसको क्या मानेंगे? मतलब वो उसके बाद मोदी जी, एनडीए, अमित शाह, उनके लिए क्या बचेगा? और दूसरा ये कि अगर अ, इस इतना सब करके बीजेपी जीत जाती है, तो क्या बंगाल पर वो शासन कर पाएगी क्या? मतलब जिस तरह की ताकत ममता बनर्जी के पास है, या जिस तरह की लड़ाई वो लड़ती हैं, तो वो और एक चीज़ ये है कि क्या जो देश का विपक्ष है, वो उसके लिए इस पूरी बंगाल की लड़ाई के क्या मायने हैं? वो जो देख रहा है विपक्ष, मतलब अखिलेश देख रहे हैं केंद्र के लिए, हाँ जी, मोदी केंद्र जी के के लिए। लिए शायद ये कि म ममता बनर्जी सत्ता में रहे वो ज़्यादा खतरनाक है, सत्ता के बाहर उनको रखना जो है वो उनके लिए ज़्यादा ओ, खतरनाक है। ये भी एक हाँ, अपने आप एक सवाल है। ये भी एक सवाल है। और अगर जिस तरीके से मोदी जी और अमित शाह बंगाल को जीतना चाहते हैं, तो क्या उसी तरीके से वो उत्तर प्रदेश को भी जीतेंगे अगले साल? तो इसमें अखिलेश के लिए क्या लेसन्स हैं जी, बिल्कुल। कि जी, मतलब मतलब उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का अस्तित्व भी खतरे में पड़ने वाला है, और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें अगर अ, विपक्ष को गई हैं, तो वो जिन राज्यों से गई है उसमें एक तो महाराष्ट्र है, एक अ, उत्तर प्रदेश है, एक बिहार था, एक बंगाल है। तो बिहार को तो इन्होंने रोन दिया पूरी तरह से, जी, बंगाल को रोंद रहे हैं, महाराष्ट्र को इन्होंने ख़त्म कर दिया ऑलरेडी, आपने देखा। जी, तो अब ये बंगाल बचा है, और बंगाल अगर डिसाइसिव तरीके से अ, एक रिएक्शन जो है, जो जो कर रही है बीजेपी बंगाल में, एसआईआर, वोट काटना, लोगों को हैरेस करना, 2 लाख के करीब मिलिट्री, भवानीपुर में ही करीबन 50,000 लोगों के नाम काट जी, दिए गए जहाँ से ममता लड़ रही है। जी, मतलब हराने की पूरी तैयारी है ममता को। ये जो चल रहा है, ये इसको अगर आप देश के स्तर पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो क्या मायने हैं कि अब मोदी जी अगर बंगाल जीतने के बाद देश में क्या करेंगे? ये एक इसका मुद्दा है कि अगर वही, बिल्कुल। जी, वो है, तो क्या बंगाल के नागरिक इसको देश की लड़ाई मान के लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, कि ये कितना बड़ा खतरा है? तो इसलिए ये जो बंगाल का पूरा मामला है, मैं इसको बहुत ही महत्वपूर्ण और डिसाइसिव मानता हूँ पूरे देश की राजनीति के लिए। और अ, ममता जो लड़ाई लड़ रही है, वो केवल ममता लड़ सकती है। ममता के साथ जो महिलाएं हैं, बहादुर महिलाएं जो हम देख रहे हैं, केवल वो लड़ सकती हैं, और कोई नहीं लड़ सकता है। मतलब आप देख रहे हैं कि जो महुआ हो या सयाली घोष हो, या सराहनीय, जी, ये तमाम लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, ये एक बहुत ही चमत्कार हो रहा है बंगाल में। तो बंगाल में ये जो लड़ाई है, उसको इस तरह से भी देखिए कि ये बीजेपी और तृणमूल के नहीं है, महिला और पुरुषों के बीच में है। क्योंकि जी, बिल्कुल। बीजेपी की ओर से कोई महिला चेहरा सामने नहीं आया है जी, कि जो जो प्रकट हुआ हो महिला महिला के और नेतृत्व के बीजेपी का तौर जो पे। चेहरा है
वो खुद ही स्कैमस्टर रहा है, वो खुद ही इन्हीं के एजेंसियों के इन्हीं की जाँच के घेरे कटघरे में रहा है और वॉशिंग मशीन से निकल कर आया हुआ है। वॉशिंग मशीन से तो निकल के आया है और तृणमूल से ही निकल के गया है। तृणमूल से निकल के वॉशिंग मशीन से होके बीजेपी से होके अब चुनाव के चेहरा है ममता बनर्जी के खिलाफ। तो ये अपने आप में एक जिसको कह सकते हैं कि एक विरोधाभास है, जो भी उनका विरोध दिखलाई पड़ता है भारतीय जनता पार्टी का। तो मुझे लगता है कि बंगाल के चुनाव को बहुत ही चिंता के साथ और प्रार्थनाओं के साथ देखा जाना चाहिए कि जी, ये इसमें ममता का और तृणमूल का भविष्य तय नहीं हो रहा है। आगे आने वाले सालों के लिए देश की राजनीति तय होने वाली है। इसको बिल्कुल। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, नहीं नहीं, तो इसको यहाँ पे रोकते हैं श्रवण जी, आगे फिर बात करेंगे ये हम लोग ऑडियो के जरिए आगे भी बात करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। मेरे ख्याल से जी, सभी लोग इस बारे में, जो लोग बंगाल में हैं और बंगाल से बाहर हैं, जिन्हें देश की चिंता है, या जैसे आपने कहा कि ये चिंता और सरोकार और प्रार्थना दो तीनों की ये जरूरी है, देश की, देश का लोकतंत्र का, हमारी नागरिकता का, संविधान का अब किस तरह की शक्ल लेता है, ले रहा है इस चुनाव के ज़रिए। बहुत-बहुत शुक्रिया श्रवण जी इस बात का। और थैंक यू, दर्शकों, थैंक यू, थैंक यू। श्रोताओं, आपको भी इस बात का शुक्रिया इस बातचीत से जुड़ने के लिए। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख़्यालों के साथ साझा करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। और अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।